हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन यूट्यूब मॉर्न। आज हम लोग सीटेट के बाल विकास का चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं, आनुवांशिकी एवं वातावरण का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। अब आनुवांशिकता होता क्या है? आनुवांशिकता को ही हम वंशानुगत या हेरिडिटी भी बोलते हैं। तो एक बालक में अपने पूर्वजों से प्राप्त सभी गुण आनुवांशिकता कहलाता है। अपने पूर्व पीढ़ी से जो बालक में गुण ट्रांसफ़र होता है, जो भी गुण हो, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, दृश्य हो, अदृश्य हो, सभी गुण जो पिछले पूर्वज से अर्थात नाना नानी, दादा दादी या उनसे भी पीछे से जो उनके पिता में आया या माता में आया, फिर उस माता पिता से उस बालक में आया, तो ये सभी गुण जो पीढ़ियों से हस्तांतरित होते आया है, ये सभी आ जाएगा हेरिडिटी में अर्थात वंशानुगत में। अगला पॉइंट है लिंग निर्धारक। कौन होता है? तो ये होता है पिता। देखिए, छोटा सा एक डिटेल देख लेते हैं। एक्स क्रोमोजोम माता में होता है, जबकि एक्स वाई पिता में होता है। टोटल क्रोमोजोम का संख्या पूछा जाए किसी भी व्यक्ति में, या मेल हो या फीमेल, तो 46 होता है, अर्थात 23 जोड़ा होता है। 23 जोड़ा पेयर में पूछे तो 23 जोड़ा हो जाएगा। अच्छा, एक्स वाई मेल होता है, जबकि एक्स एक्स फीमेल होता है। तो हमेशा बच्चा बालक होगा या बालिका, इसका निर्धारक पिता होता है, पिता ही इसका कारण होता है। जबकि गांव समाज में महिला को प्रताड़ित किया जाता है लड़की होने पर। कैसे? मान लेते हैं माता से तो हमेशा एक्स क्रोमोजोम ही मिलेगा और पिता से भी एक्स क्रोमोजोम मिला, तो ये हो जाएगी बालिका। मान लेते हैं माता से फिर से ये एक्स क्रोमोजोम मिला और पिता से भी यही मिला, तो फिर से हो जाएगी बालिका। ये दोनों केस में बालिका हुआ। माँ से फिर से मिला एक्स क्रोमोजोम और पिता से मिला एक्स, तो ये तो होता था बालिका। लेकिन यहाँ से अगर पिता से वाई मिलता है, इसको काट दीजिए, तो ये हो जाएगा बालक। या माँ से फिर से दूसरा क्रोमोजोम का पेयर आया एक्स और पिता का वाई, फिर से इस दोनों केस में बालक लड़का होगा, जबकि इस दोनों केस में लड़की होगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, जो कलर ब्लाइंडनेस होता है, इसका वाहक एक्स क्रोमोजोम होता है। तो जो बालक है में कलर ब्लाइंडनेस होने का ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि इसमें एक क्रोमोजोम एक्स होता है और ये डिफेक्टिव हो गया तो बालक 100% कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। लेकिन एक क्रोमोजोम यहाँ पर एक्स कलर ब्लाइंडनेस वाला है और दूसरा कलर ब्लाइंडनेस वाला नहीं है, जो पिता से मिला है, तो ये इस केस में लड़की कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगी। जबकि एक्स क्रोमोजोम पर अगर कलर ब्लाइंडनेस वाला गुण आ गया तो लड़का 100% कलर ब्लाइंडनेस होगा। अगला पॉइंट है आनुवांशिकी का प्रभाव। पहला है शारीरिक प्रभाव। आनुवांशिकी का शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है, शारीरिक संरचना पर। पहले कुछ दिन पहले तक दादा दादी और नाना नानी के पक्ष को भी देखा जाता था। कई केस में ऐसा होता है कि माँ बाप तो दोनों गोरा है, लेकिन बच्चा फिर भी काला हो जाता है। उसका वजह ये होता है कि हो सकता है माता पक्ष से नाना या नानी या उनके पिता या माता हो सकता है काला हो, और वो गुण उसके नाना में आया या नानी में हुआ, वो उसके बेटी में आया। बेटी में भले वो गुण नहीं दिखा हो, लेकिन अगले जनरेशन में वो दिख सकता है। इसलिए माता पिता कभी कभी गोरा होने पर भी बालक काला हो जाता है। तो पहला तो रंग का निर्धारण होता है आनुवांशिकी से। उसके बाद में आकार, पिता किस तरह का है, नाक मुंह कान, ये सब का भी मतलब आकार आनुवांशिकता से मिलता है। अगला है शारीरिक गठन का, वो कितना उसका हाइट होगा, वो शरीर कैसा होगा, मोटा पतला वगैरह, ये सभी जो है ये आनुवांशिकी निर्धारण करता है। मतलब एक सीमा का भी निर्धारक का काम करता है क्या? आनुवांशिकी। अगला है मानसिक प्रभाव। अधिगम योग्यता, मतलब वो कितना सीख सकता है, ये योग्यता भी उसके माता पिता के गुण से आ सकता है। दूसरा है समायोजन की योग्यता, निर्णय लेने की क्षमता, ये सभी गुण अपने हेरिडिटी से भी आता है। जैसे कि इंडियन मुल्क का व्यक्ति जो न गोरा है न काला है, तो ये स्पेसीज सबसे ज़्यादा बुद्धिमान में आता है, जबकि अमेरिकी गोरा दूसरे नंबर पर और जो ब्लैक है या काला है वो तीसरे नंबर पर हमेशा सर्वे में ये योग्यता आता है। इस तरह से मानसिक गुण को भी प्रभावित करता है आनुवांशिकी। अगला है चारित्रिक प्रभाव। एक वैज्ञानिक 1877 ईस्वी में, इनका नाम था डगडेल, इन्होंने यह सिद्ध किया कि माता पिता के चरित्र का प्रभाव उसके बच्चों पर भी पड़ता है। तो शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक तीनों जो प्रभाव है अगला जनरेशन में दिख रहा है। तो ये आनुवांशिकी से तीन चीज़ को प्रभावित किया। नेक्स्ट पॉइंट है जुड़वा। जन्म के बाद सभी व्यक्ति एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है कई मायनों में।
यहाँ तक कि जुड़वा में भी, जुड़वा बच्चा है उसमें भी डिफरेंस देखने को मिलता है। अच्छा, जुड़वा दो प्रकार का होता है, एक होता है आइडेंटिकल ट्विंस और दूसरा होता है फ्रेटर्नल ट्विंस। इसको इंग्लिश में याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। इसको हम मोनोजाइगोटिक भी बोल सकते हैं आइडेंटिकल को। इसमें होता क्या है कि एक एग और एक स्पर्म से ही जाइगोट बनता है और बाद में डिवाइड होके, फर्दर डिवीजन के बाद में दो बच्चा हो जाता है। तो इसमें जो गुण आता है वो मेल होगा तो दोनों बच्चा मेल ही होगा, लड़का ही होगा, या लड़की होगी तो दोनों लड़की ही होगी, मतलब सेम सेक्स होगा। और आइडेंटिकल जीन भी सेम होगा, मतलब वो दिखने में भी एक जैसा होगा, बहुत सारा जो गुण होगा वो एक सा होगा। कभी कभी तो ये भी देखने को मिलता है कि एक साथ दोनों बच्चा बीमार भी होता है। तो आइडेंटिकल ट्विन में बहुत ज़्यादा समानता होता है, समानता होने के साथ ही बहुत असमानता भी होता है। जो दिखने में तो आइडेंटिकल होगा, एक जैसा ही होगा, लेकिन फिंगरप्रिंट हो जाए या फिर अन्य बहुत सारा चीज़ हो गया जिसमें अंतर देखने को मिलता है। दूसरा होता है फ्रेटर्नल ट्विंस। तो इसमें दो सेपरेट स्पर्म होता है और दो सेपरेट एग्स होता है और इससे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इसमें से जो इस दोनों से जो बच्चा होता है, हो सकता है इसमें मेल फीमेल दोनों हो या फीमेल फीमेल ही हो, मतलब सेम सेक्स का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये ऑब्जर्वेबल है। उसके शारीरिक बनावट में भी अंतर दिखता है, मतलब आप पहचान भी कर सकते हैं कि दोनों दो है, लेकिन आइडेंटिकल में चेहरा एक जैसा दिखता है। वही सेम चीज़ है, दो एग होता है, दो स्पर्म से जाइगोट तैयार होता है, दोनों सेपरेट होता है, इसलिए इसमें भी अंतर, आइडेंटिकल से ज़्यादा अंतर इसमें दिखने को मिलता है। अभी तक हम लोगों ने जो देखा, हेरिडिटी गुण या अनुवांशिकी गुण, ये सब स्थिर गुण है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ये पहले ही डिसाइड हो जाता है कि आपका हाइट कितना होगा, आपका चेहरा कैसा होगा, नाक मुंह का बनावट कैसा होगा, आपके आँख का कलर क्या होगा, बाल का कलर क्या होगा। इस चीज़ को आप बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये आर्टिफिशियल तरीके से आप सर्जरी वगैरह से कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल तरीके से ये सब स्थिर चीज़ है, इसको बदल नहीं सकते हैं। अब है पर्यावरण। पर्यावरण क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या होता है। तो जनरली हम लोग अभी तक क्या देखे हैं कि हम जिस आवरण में चारों तरफ से घिरे हुए हैं यही पर्यावरण है, अर्थात हमारे चारों तरफ के आवरण जिससे हम घिरे हुए हैं ये पर्यावरण है। पर्यावरण का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ता है, इसका भी प्रभाव बहुत जगहों पर पड़ता है। अनुवांशिकी तो बिल्डिंग ब्लॉक अर्थात बेस तैयार करता है, लेकिन इस बेस पर बिल्डिंग कैसा बनेगा ये पर्यावरण निर्धारित करता है। अच्छा, ये कहाँ कहाँ प्रभावित करता है। शारीरिक प्रभाव, वातावरण शरीर को ही प्रभावित करता है। जैसे मैदानी क्षेत्र का जो लोग होता है लंबा होता है और हट्टा कट्ठा होता है, वही पहाड़ी क्षेत्र का जो लोग होता है हाइट में छोटा होता है, नाटा होता है। तो ये पर्यावरण का प्रभाव यहाँ देखने को मिल गया। अगला है पर्यावरण का मानसिक प्रभाव। जैसे कि हम गर्म प्रदेश में हैं, गर्म प्रदेश में जनरली जो व्यक्ति होता है कुशाग्र बुद्धि का होता है, मतलब तेज होता है, जबकि ठंडे प्रदेश का जो व्यक्ति होता है वो थोड़ा मंद बुद्धि का होता है। लेकिन गर्म प्रदेश का व्यक्ति आलसी होता है, जबकि ठंडे प्रदेश का व्यक्ति फुर्तीला होता है। तो ये सब मानसिक प्रभाव भी दिखने को मिल जाता है वातावरण के अनुसार। व्यक्तिगत भिन्नता, जो गर्म प्रदेश का लोग है वो जनरली काला होता है, जबकि ठंडे प्रदेश का व्यक्ति गोरा होता है। तो इस तरह से, या फिर उसके रहन सहन में भी अंतर देखने को मिल जाता है। खान पान, रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा, इस सब में भी अंतर देखने को मिलता है और ये व्यक्तित्व के निर्धारण में भी एक फैक्टर का काम करता है। दूसरा, प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव। अभी हमने बताया कि अमेरिकी गोरा व्यक्ति का स्थान दूसरे नंबर पर आता है, जबकि भारतीय मूल का जो न गोरा न काला में आता है, तो इसका IQ कुछ ज़्यादा होता है, जबकि काले लोगों का सबसे कम होता है। तो ये प्रजाति का भी निर्धारण करता है वातावरण आपका। पांचवा पॉइंट है बालक पर बहुमुखी प्रभाव, मतलब सभी तरह से शारीरिक, मानसिक, व्यक्तिगत या प्रजाति में जो भिन्नता दिख रहा है, सभी तरह से जो प्रभावित करता है, इसको बहुमुखी कहेंगे। सभी तरह से प्रभावित कर रहा है ये वातावरण, चहुमुखी विकास को भी प्रभावित करता है। अच्छा, कुछ वातावरण निर्धारक तथ्य देख लेते हैं। वातावरण को क्या क्या निर्धारित करता है, किस किस चीज़ से वातावरण बनता है। पहला तो भौतिक कारक, मतलब वो प्रदेश कैसा है, सर्दी वाला प्रदेश है, गर्म प्रदेश है, उष्णकटिबंधीय, मतलब किस क्षेत्र में आता है वो। एक तो भौतिक कारण ये हो गया कि पहाड़ी क्षेत्र है, बर्फीला क्षेत्र है, इस तरह से जो भी कंडीशन दिखता है ये भौतिक कारक हो गया, जो दिख रहा है, जो छू सकते हैं जिसको। अगला है सामाजिक कारक।
सामाजिक कारक में क्या है कि आप किस समाज में रह रहे हैं, वहाँ का रहन सहन कैसा है, पहनावा ओढ़ावा कैसा है, आपका खान पान कैसा है, आपके समाज का नियम कैसा है, इसमें आपका संप्रदाय भी आ जाएगा। तो ये सब जो चीज़ है ये सामाजिक कारक हो गया, जिसमें सामाजिक व्यवस्था हो गया, रहन सहन, परंपरा, धार्मिक रीति रिवाज, ये सभी सामाजिक कारक आ गया। तो इस आधार पर भी वातावरण का निर्धारण होता है। तीसरा है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक भी बच्चा को प्रभावित करता है और ये पर्यावरण में ही आएगा। जैसे गरीब लोग जहाँ रहता है वो गरीब का एक बस्ती होता है, तो उस बस्ती का वातावरण कुछ और होगा, जबकि अमीरों का जो सोसाइटी होगा उसका वातावरण कुछ और होगा। तो आर्थिक कारण भी पर्यावरण का निर्धारण करता है। इसके अलावा पौष्टिक आहार, अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत है तो पौष्टिक आहार बच्चा को उपलब्ध करा सकते हैं, जो उसके लिए सुविधा होने चाहिए वो भी आप उपलब्ध करा सकते हैं। तो वातावरण को प्रभावित करने वाला एक कारक आर्थिक कारक भी है। अगला है सांस्कृतिक कारक। संस्कृति मतलब आप किस संस्कृति में है, मतलब वहाँ का कल्चर क्या है, ये भी वातावरण को निर्धारण करने का एक फैक्टर है। उत्तर भारत के संस्कृति का जो भोजन है वो चावल है या फिर गेहूं है, रोटी है, जबकि दक्षिण भारत में भी कुछ चेंजेज आपको देखने को मिल जाएगा। देश में अगर जाते हैं दूसरे देश में, चाइना वगैरह में, तो खान पान में बहुत ज़्यादा अंतर आपको दिख जाता है। तो संस्कृति के आधार खान पान में भी अंतर है, पूजा पाठ में भी अंतर है। बिहार के लिए छठ पूजा बहुत बड़ा पर्व है, जबकि अलग अलग राज्य में अलग अलग पूजा, ओणम हो गया, या दूसरे देश में चल जाइए तो वहाँ का पूजा पाठ अलग ही है, अलग धर्म है। तो इस तरह से संस्कृति का निर्धारण पूजा पाठ से भी होता है, रहन सहन से होता है। संस्कृति का एक फैक्टर संस्कार भी है कि संस्कार आपको कैसा मिल रहा है उस संस्कृति से। आचार विचार का भी निर्धारण करता है कौन, संस्कृति। इस प्रकार से ये जो कुछ फैक्टर ये वातावरण का निर्धारक है, अर्थात ये कुछ फैक्टर है जो कि वातावरण को निर्धारित करता है या प्रभावित करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।